हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10वीं के NCERT का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि भौतिकी का पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके बुक के इनसाइड क्वेश्चन करवाऊंगा। बुक में दो तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं, एक तो एक्सरसाइज में और एक जब आप बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं तो वहां भी आपको क्वेश्चन मिलता है जिसको बुक के अंदर वाले क्वेश्चन यानी कि इनसाइड क्वेश्चन कहते हैं। तो उसमें इनसाइड क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक, थ्योरी का लिंक, चैप्टर का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को आंसर लिख के बताऊंगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखे। मतलब अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं पहले रफ फिगर पे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। यह एक प्रकार का अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका प्रधान अक्ष होता है। यहां से मान लीजिए मुख्य अक्ष की किरण जो आती है वो समांतर है। तो यह अनंत से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तन होगी। तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या क्या करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वही क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस होती है। ये अगर मान लीजिए नीचे से भी किरण जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरता है। तो इसी का हमको परिभाषा लिख देना है। तो मैं परिभाषा क्या लिखूंगा आपको दिखा देता हूं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें, मतलब जितना भी किरण आती है वो सब किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा इसमें लिखना है मिलती है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे जो होता है प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। आप चाहे तो पिक्चर भी बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे। ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के बाद इसके मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण को ले जाते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा और ये भी दर्पण से टकराने के बाद यहीं से गुजरेगा और इसी को कहते हैं फोकस। तो एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कोई गोलीय दर्पण है, अब किस प्रकार का दर्पण है हमें पता नहीं है, लेकिन फोकस दूरी निकालना है। त्रिज्या दे दिया, वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ पहले लिखेंगे। दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस हमें निकालनी है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर R/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला फॉर्मूला से ही पूछा था, तो इससे हो जाएगा F बराबर R का मान 20 है, 20/2 10 सेंटीमीटर आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि F = 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए
यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लगाएंगे कि सीधा दर्पण का बात है तो कौन सा दर्पण है तो हम कैसे लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो देखिए उस दर्पण का नाम बताना है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा बनाता कौन है? तो सीधा आपको उत्तल भी बनाता है, समतल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है। लेकिन यह कह रहा है आवर्धित, मतलब इंग्लिश में इनलार्ज मतलब बड़ा। तो उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, ठीक है। समतल में बराबर बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको याद होगा कि जब मैंने इसका थ्योरी पढ़ाया होगा तो ये अवतल दर्पण होता है, ये इसका प्रधान अक्ष होता है, ये ध्रुव होता है। प्रधान अक्ष के और फोकस के बीच में जब वस्तु रहता है तो इसका फोटो क्या बनता है? बड़ा सा फोटो आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रहता है तो फोटो बड़ा बना हुआ दिखता है। चलिए अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों? मतलब कि हमारे गाड़ी के बगल में साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ऐसा क्यों? तो इसका हम कारण लिखेंगे। तो क्या कारण होगा कि मैं इसको बताता हूं कि देखिए हमारे गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है उत्तल, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है यह हमेशा वस्तु का क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहला है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहला बात तो सही है, क्योंकि काल्पनिक बनाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा ही बनता है। दूसरा इसका कारण है कि इस दर्पण का द्वारक छोटा होता है लेकिन दृष्टि जो होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब बहुत बड़े जगह को अपने अंदर कवर कर लेता है। जैसे देखते हैं कि आप एक ही उत्तल दर्पण में जब गाड़ी चलता है तो पीछे के ट्रकों दिखाई देता है, पीछे के मकानों दिखाई देता है, रोडों दिखाई देता है, ढेर सारा गाड़ी भी वही दर्पण में दिखाई दे देता है। इसका मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी अभी अभी आया था, लेकिन यहाँ पे दर्पण दे दिया है। तो दिया गया है कि पहले लिखेंगे, दिया गया है कि क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सॉरी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी प्लस में होती है, तो प्लस 32 सेंटीमीटर मीन्स आर। हमको निकालना है एफ, तो एफ बराबर r/2 से एफ क्या निकलेगा? आर। आर का मान 32, 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? मतलब आपसे क्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर वस्तु दूरी है और आवर्धन जो है 3 गुना है, मतलब आवर्धन क्या है? 3 है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमको दिया गया है u बराबर वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हम लोग ले लेंगे। दिया गया है कि
वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है तो उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो जो लास्ट इमेज बनेगा वो नीचे तरफ, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, वो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना है, तो मतलब -3। इसका मतलब है आवर्धन का मान माइनस में है, आवर्धन का मान माइनस में है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा बनेगा तो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ये नहीं, ये वाला फॉर्मूला H2 बट्टा H1। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब तो माइनस में आ गया है, अब वस्तु हमेशा प्लस में रहता है, तो यहाँ पे माइनस बट्टा प्लस, आवर्धन माइनस में हो गया। हमको निकालना क्या है, v। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, v बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, या v माइनस v बट्टा u, प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। तो m का मान आपका हो जाएगा, हम लोग इस फार्मूला से डील करेंगे, इससे और इससे। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका -3, माइनस v का मान -v, u का मान -10, तो v का मान क्या होगा, -v का मान होगा -3 गुने -10, माइनस v बराबर माइनस माइनस प्लस 3 दाएं 30, v का जो मान आ जाएगा -30 हो जाएगा, क्या है कि e माइनस इधर चला गया है, तो v बराबर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब आपका हो गया। ठीक है, और मतलब दर्पण के ही सामने बनता है, तो आपको किरण आरेख में याद होगा दर्पण के सामने ना सारा प्रतिबिंब बनता है, तब ये तो वास्तविक का उल्टा बनेगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। देखिए कोई जो है प्रकाश का किरण वह वायु में गमन करती हुई आती है और जल में जाती है, तो यहाँ से ये किरण बनाती हुई जाती है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक अभिलंब खींचेंगे। अब बात आता है ये जो किरण हम अभिलंब खींचे हैं ये 90 डिग्री का है, तो अब बात आता है कि यहाँ से जब ये क्या होगा, अब अपवर्तन होगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर। तो देखिए वायु क्या है, आपका विरल माध्यम है, मतलब खुला माध्यम है, ये जो है सघन है, मतलब घना माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ साथ जल वायु की अपेक्षा प्रकाश जो है अधिक सघन माध्यम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है क्यों, तो हम लोग यही लिखेंगे, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हो गया, यही कारण है। ठीक है, और वेग क्या होगा, तो ऊपर वेग ज्यादा होगा क्योंकि खुला है, तो नीचा सघन है तो वेग घट जाता है, इसीलिए वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, जल में कम हो जाता है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं 8 नंबर क्वेश्चन से आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नए व्यूअर है तो दूसरे वीडियो का भी लिंक आपको इसी में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। Thank you watching for this.